Hello everyone, welcome to your class at Olympiad Corner. I am your educator Priyanka, and let's complete the pending topic of acids, bases and salts. Alright, तो acid, bases, salts के अंदर हमने जो बात कर रखी थी यहाँ पे कि acids क्या होते हैं and उसके आगे की बातें, उनके reactions, basicity, chemical properties, तो हम यहाँ तक की बात कर चुके थे, जिसमें हमने रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद डाइल्यूट एसिड ये डिस्कस किया था. ऑलराइट, फिर रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हमने डिस्कस किया था, जहां पे हमने बात करी थी कि एसिड्स बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. नाउ आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप यहाँ पे ये भी देख सकते थे कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक होती है नेचर में, right? Sorry, non-metallic oxides are acidic in nature and metallic oxides are basic in nature. तो ये दोनों भी आपस में रिएक्शन कर सकती हैं. मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना सकती है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना सकती है. दैट विल आल्सो बी टर्म्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और उसके अंदर फिर हमने यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस देखे थे. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, सारी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक नहीं होती हैं और सारी मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक नहीं, बेसिक के अलावा एम्फोटेरिक भी होती हैं, यानी कि वो एसिड्स के साथ भी रिएक्शंस कर सकती हैं. ऑलराइट, आगे की बात करते हैं हम. व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन? तो एसिड्स और बेसिस में ऐसी क्या चीजें हैं जो कॉमन हैं, राइट, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो यहाँ पे एक सेटअप है जिसके अंदर हमने एक इस तरीके का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का सेटअप किया हुआ है और इसके अंदर एक यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है. हम इस सेटअप को यूज करते हैं और उसके बाद इसके अंदर हम बारी बारी से एक एक बार करके पहले हम इसमें NaOH डाल के देखते हैं, ठीक है. पहले हम इसके अंदर NaOH डाल के देखते हैं. इस इलेक्ट्रिकल सेटअप का जो सर्किट का जो हमने सेटअप किया है, जब हम इसके अंदर NaOH डालेंगे तो NaOH डालने पे हम देखते हैं कि ये जो बल्ब है ये बल्ब ग्लो कर जाता है, ठीक है. इसके बाद जब हम सेकेंड टाइम NaOH की जगह अब हम HCl यूज करते हैं इस सेटअप के अंदर, तो हम देखते हैं फिर से ये बल्ब ग्लो कर जाता है. लेकिन जब हम यहाँ पे इनकी जगह पे ग्लूकोज या अल्कोहल डालते हैं तो हमें पता चलता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये बल्ब है ये ग्लो नहीं करता है. तो ऐसी क्या बात है एसिड्स और बेसिस के अंदर जिनकी वजह से यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ठीक है. तो जब हमने इनको पानी में डाला, इनका एक्वस सॉल्यूशन इस सेटअप के अंदर डाला, तो हमने देखा कि NaOH और HCl जैसे ही हमने इनका एक्वस सॉल्यूशन लिया, जैसे ही हमने इनका एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर डाला, तो हमने देखा कि भाई इनका एक्वस सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. इनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की वजह से ही बल्ब ग्लो कर रहा है. अब इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट हो रही होगी, बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं ये पानी में जाके, एसिड्स और बेसिस दोनों ही पानी में जाके क्या प्रोवाइड करते हैं, आयंस प्रोवाइड करते हैं. यहाँ हमें Na+ एक्वस मिल जाता है और OH- एक्वस, राइट, और HCl+ एक्वस एंड क्लोराइड माइनस, ठीक है, राइट. तो हमें यहाँ पे ये दोनों ही सॉल्यूशंस, ये दोनों ही टाइप ऑफ कंपाउंड्स जो हैं एसिड्स और बेसिस, दोनों ही पानी में जाके आयोनाइज हो जाते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं. आयंस का मूवमेंट होता है एंड मूवमेंट ऑफ आयंस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. अब ये दोनों क्यों नहीं कर पा रहे, ग्लूकोज और अल्कोहल, इन्होंने क्या बिगाड़ दिया भाई, ये क्यों बल्ब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे? कारण क्या है कि ये दोनों कंपाउंड्स, कौन से, ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ये दोनों नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, ये दोनों नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये दोनों नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं. नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होने का मतलब है कि ये पानी में जाके डिसॉल्व तो हो जाएंगे लेकिन आयोनाइज नहीं हो पाएंगे. ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों ही पानी में जाके सॉल्युबल हैं, दोनों ही पानी में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वहां पे ये आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं. क्योंकि ये आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ आयंस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. सो बेसिक बात क्या है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन इज दैट दे ऑल आयोनाइज इन वाटर टू रिलीज आयंस एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दे ऑल आयोनाइज in water.
ठीक है, दे ऑल प्रोड्यूस आयंस इन वाटर, ठीक है, आयोनाइज ज्यादा करेक्ट कहना है, दे ऑल डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर, ठीक है, मोर करेक्ट वुड बी दे ऑल एसिड्स एंड बेसिस dissociate in water to conduct electricity. Into ions to conduct electricity. Dissociate into ions to conduct electricity. All right, इसके आगे की बात करते हैं. What happens to an acid or base in water solution? Acid और base को जब आप पानी के अंदर डालते हैं तब क्या होता है? In water solution, acids or bases in water solution. All right, तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली है. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सोडियम क्लोराइड डाला है और उसके बाद हम यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, जैसे ही हम उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बबल्स उठते हैं. बबल्स ऑब्वियसली कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन होती है तभी कोई गैस प्रोड्यूस होती है. तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस करता है. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस करता है. ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है यहाँ से बबल आउट होती है, येलो एरो से दिख रहा है आपको, ये बबल आउट हो रही है. फिर हमने इसको पास किया है गार्ड ट्यूब से. गार्ड ट्यूब के अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है. गार्ड ट्यूब के अंदर एनहाइड्रस यानी कि विदाउट वाटर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है. ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये अगर इसमें कोई मॉइस्चर है, अगर HCl गैस में कोई मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहां से जो बाहर आती है वो ड्राई HCl गैस बाहर आती है. यहां से इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर आने वाली गैस जो है वो ड्राई HCl गैस है. ठीक है, इस ड्राई HCl गैस को हम टेस्ट करते हैं. सबसे पहले हम ड्राई HCl गैस को ड्राई ब्लू लिटमस से टेस्ट करते हैं. हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, बताइए, क्या कहा आपने, आपने कहा कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड. नहीं होगा, हैं, ये तो एसिड है, ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा. अब आप देखिए सेकेंड टाइम में जब हम उसे ब्लू लिटमस से टेस्ट करेंगे तब ब्लू लिटमस, वेट ब्लू लिटमस जो है वो रेड में टर्न हो जाएगा. वेट ब्लू लिटमस रेड में टर्न होगा. कारण क्या है, आपने बिल्कुल, चलिए हम बिल्कुल बेसिक बात करते हैं जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी. एसिड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन पे चलते हैं. एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर रिलीज H+ आयन. एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर रिलीज H+ आयन. तो यहाँ पे एसिड जो गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इसे जब आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तभी तो ये आयोनाइज होगी. यही बात हमने बिल्कुल चैप्टर की वेरी फर्स्ट क्लास में बात करी थी. ठीक है, जो बिल्कुल शुरुआत करी थी हमने, वहां पे ये बात करी थी क्या, कि एसिड HCl गैस को जब आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तब ये आयोनाइज हो जाएगी, बनाएगी H3O+ और Cl- एक्वस. सो वाटर की प्रेजेंस ही क्या करती है, ये क्या है, ये एक पोलर कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है. दो पोल्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस है. तो दो पोल्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस है. तो यहाँ पे वाटर जब आएगा तो दोनों आयंस जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे. वाटर की प्रेजेंस में ही ऐसा हो पाएगा. क्यों, क्योंकि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड लाइक डिसॉल्व्स लाइक. सो वाटर यहाँ पे HCl को डिसोसिएट कर देगा आयंस के अंदर, आयोनाइज कर देगा आयंस के अंदर. वाटर जो है HCl गैस को आयोनाइज कर देगा H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड माइनस आयन. और उसके बाद ही जब H+ आयन रिलीज होगा तभी एसिडिक कैरेक्टर शो होगा. तो H+ आयन जब रिलीज होगा तभी एसिडिक कैरेक्टर शो होगा. कब होगा वो, जब यहाँ पे वेट ब्लू लिटमस होगा, ड्राई में मॉइस्चर नहीं है, वाटर नहीं है, तो आयोनाइजेशन इसलिए नहीं होगा. सो दिस रिएक्शन will take place only in presence of water, otherwise it is a dry gas. और ये बात हमने टेस्ट करने के लिए इसीलिए हमने यहाँ पे गार्ड ट्यूब में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखा था, जो कि अगर कोई मॉइस्चर अंदर प्रेजेंट है तो उसको सुखा ले और गैस जो बाहर आए वो बिल्कुल ड्राई गैस बाहर आए और आप उसको क्लियरली टेस्ट करके ये देख पाए कि ड्राई गैस ड्राई ब्लू लिटमस पे, यानी कि वाटर की टोटल एब्सेंस में
कोई चेंज नहीं दिखाएगी, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगी। कब करेगी? जब मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, सिर्फ तब करेगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात पे। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड और बेस इज मिक्स्ड विद वाटर? वाटर के साथ मिक्स करने पे, यानी कि उसका डाइल्यूशन कराने पे। मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, इसके अंदर कुछ एसिड फिल्ड है, ठीक है। इस एसिड के अंदर एसिड क्या देगा? पानी में डालने पे H+ आयन देगा, तो यहाँ पे कुछ H+ आयन है। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया, जैसे ही इसको डाइल्यूशन कराया, वाटर से इसको डाइल्यूट कराया, तो वाटर से डाइल्यूट कराने पे क्या होगा? वॉल्यूम तो बढ़ जाएगी और H+ आयन जो इसके अंदर था वही रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब जो H+ आयन छोटी सी वॉल्यूम में था, अब वो पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड आउट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं? H+ आयन कंसेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, एक छोटी सी वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम H+ आयन कंसेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। आप यहाँ पे अगर इसको देखें, इतनी वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम H+ आयन concentration decreases. So हम यहाँ क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ऑन डाइल्यूशन H+ आयन concentration decreases per unit volume। एक छोटी सी फिक्स्ड पर यूनिट वॉल्यूम में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अब हमें डाइल्यूशन कैसे करना चाहिए? क्या हमें एसिड में वाटर ऐड करना चाहिए या वाटर में एसिड ऐड करना चाहिए? तो अगर मेरे पास एक बीकर है और इसके अंदर एसिड फिल्ड है, इसके अंदर एसिड फिल्ड है, ठीक है, और अब मैं इसमें अगर वाटर ऐड करूं, तो क्या होगा? एसिड और बेस, एसिड एंड वाटर जब मिलेंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगा डाइल्यूशन। लेकिन ये प्रोसेस जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये प्रोसीजर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से बहुत सारी हीट रिलीज होगी। अब जो लोकल हीट रिलीज होगी वो क्या करेगी? एसिड में फ्रॉथिंग होगी और वो उछल के बाहर आ सकता है। सो इस तरह से प्रिकॉशन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एसिड में वाटर ऐड नहीं करना चाहिए। क्या? हमें एसिड में वाटर ऐड नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें we should add water, we should add acid to water drop by drop by constant stirring। अब ये क्या कहा? मैंने ये कहा कि इस बीकर में आप वाटर, यहाँ पे आप वाटर ले लीजिए जितना आपको डाइल्यूशन प्रिपेयर करना है। अब इसके अंदर आप एसिड ऐड करिए एंड दैट टू ड्रॉप बाय ड्रॉप और एक स्टरर क्या होता है? एक ग्लास रॉड है, उसको आप यूज करिए। क्या होगा? उसको आप स्टर करिए। जैसे ही एसिड जो है, एसिड की एक ड्रॉप वाटर के कांटेक्ट में आएगी, लोकल हीटिंग प्रोड्यूस होगी। अब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो अब पानी है, लोकल हीटिंग प्रोड्यूस होगी, और ड्रॉप है तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, और आप उसको भी स्टरर यूज कर रहे हैं तो उस हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं पूरे बीकर के अंदर, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से अगर कोई छींटा भी बाहर आ जाए, थोड़ी सी स्प्लैशिंग भी हो जाए, तो भी क्या आएगा? वेरी वेरी डाइल्यूट एसिड। लेकिन इस केस में क्या होगा? बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आएगा और सामने वाला व्यक्ति जो है वो जल सकता है, जो भी ये डाइल्यूशन करा रहा है, एसिड बर्न्स कॉज कर सकता है। सो द प्रोसीजर इज ऐड acid to water drop by drop with the help of a stirrer by constant stirring. All right, this is the way how you should dilute an acid or a base. Now next, how strong are acids and bases solution? acid base solution कितने strong है? अभी तक आपने कुछ indicators का इस्तेमाल किया था। वो कौन से indicators थे? वो indicators थे, आपने लिटमस का इस्तेमाल किया, मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल किया, फिर आपने फिनोफ्थलीन का इस्तेमाल किया। सो आपने ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज किया है। ये इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं? ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। लेकिन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, इस बारे में ये बात नहीं करते हैं। ये हमें सिर्फ बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। सो इसी बात को बताने के लिए SPL सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या करा? एक स्केल डिस्कवर करा जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जिसके अंदर एक स्केल है,
इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पीएच स्केल। इस स्केल के अंदर 14 डिविजन्स है, स्केल के अंदर 14 डिविजन्स है। अब पीएच का क्या मतलब है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जर्मन में इस पावर को हम बोलते हैं पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एक्चुअली इसका क्या मतलब है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन और इसकी पावर कुछ होगी x। सो हमने कहा पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसके अंदर pH क्या है, ये जो ऊपर x की वैल्यू आ रही है दैट इज द pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन की कितनी पावर है, दैट्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। ऑलराइट, तो अब हम इसको एक्चुअली देखते कैसे। इसके लिए एक pH स्केल है जिसके अंदर 14 डिविजन्स है। इस 14 डिविजन्स के अंदर जो ये 7 वाला डिवीजन है, 7 इज न्यूट्रल, 7 इज न्यूट्रल, 7 यहाँ पे न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब 7 के अलावा हम बात करें तो अगर पीएच स्केल पे अगर रीडिंग जो है 7 से, यहाँ पे आप एसिड्स और बेसिस दोनों ही मार्क कर सकते हैं। पीएच स्केल पे रीडिंग अगर 5 से 7 के बीच में आ रही है, अगर पीएच स्केल आपने एक सोल्यूशन के अंदर डिप किया, डिप करने पे आपको कोई ना कोई कलर इंडिकेट होगा, वो कलर किसी पीएच रेंज को शो करता है, वो कलर किसी पीएच रेंज को शो करता है। अब इन पीएच रेंजेस का क्या मतलब है उसको हम देखते हैं। अगर ग्रीन कलर शो हो रहा है तो पीएच रेंज है उसमें 7, ठीक है, पीएच उसका है 7 और 7 पीएच या ग्रीन कलर इंडिकेट करता है कि ये जो सोल्यूशन है जिसके अंदर आपने पीएच पेपर डिप किया है वो न्यूट्रल है, ठीक है। और हम पीएच रेंजेस की और फिर कलर्स की बात करते हैं। सो अगर पीएच रेंज 5 to 7 है, या हम 0 से चलते हैं, पीएच रेंज अगर 0 से 3 है तो जो सोल्यूशन जिसमें आपने पीएच पेपर डिप किया है वो हाईली एसिडिक है, ठीक है। अगर पीएच रेंज 3 to 5 आ रही है, पीएच रेंज अगर 3 to 5 आ रही है तो वो सोल्यूशन मॉडरेटली एसिडिक है। अगर पीएच रेंज 5 to 7 आ रही है तो वो सोल्यूशन वीकली एसिडिक है, वीकली एसिडिक है। 7 का मतलब हो गया, 7 का मतलब हो गया न्यूट्रल है, राइट। और अगर यही पीएच रेंज 7 to 9 आ रही है, ठीक है, तो जो सब्सटेंस है जिसके अंदर आपने डिप किया है इस पीएच पेपर को वो वीकली बेसिक है। पीएच रेंज अगर 9 to 12 आ रही है, 9 to 12 आ रही है, पीएच रेंज अगर 9 to 12 आ रही है, पीएच रेंज अगर 9 to 12 आ रही है तो जो सब्सटेंस है वो मॉडरेटली बेसिक है। और अगर 12 to 14 आ रही है तो वो सब्सटेंस जो है वो हाईली बेसिक है, हाईली बेसिक है, ठीक है, वो सब्सटेंस जो है वो हाईली बेसिक है। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर रेंज, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर रेंज, तो आपने विबग्योर का नाम सुना है, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है आपको, आई अंडरस्टैंड, आई डू रियली अंडरस्टैंड दिस, ये बट आई वॉन्ट टू यू पीपल टू रियलाइज कि यहाँ पे कलर्स का वेरिएशन, ठीक है, मैंने वहाँ VIBGYOR विबग्योर लिखा है, ठीक है, विबग्योर। अब यहाँ पे अगर हाईली बेसिक है तो वायलेट कलर, मॉडरेटली बेसिक है तो इंडिगो, वीकली बेसिक है तो ब्लू कलर। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो प्रैक्टिकली होती है, प्रैक्टिकली ना जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पे आपको अगर बेसिक है ना तो सब ब्लू ही लिखा होगा, कभी भी वायलेट इंडिगो नहीं लिखा, मैंने तो नहीं देखा, एटलीस्ट कभी कभी मतलब ऐसे मैंने जो अक्सर देखा है वो यही देखा है कि ब्लू कलर लिखा होता है और वो सिग्निफाई करता है कि भैया ये बेसिक सोल्यूशन है। हाँ, पीएच रेंज दिए तो उससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये मॉडरेटली बेसिक है कि वीकली बेसिक है कि हाईली बेसिक है, राइट। तो इन सब के लिए ब्लू ही लिखा आता है, मैंने जहां तक भी पढ़ा है, राइट। और बाकी ग्रीन न्यूट्रल को इंडिकेट करता है, येलो आपको वीकली एसिडिक है, ऑरेंज जो है वो मॉडरेटली एसिडिक कलर है,
मॉडलिटी एसिडिक सोल्यूशन जो है वो पीएच रेंज का कलर जो देगा वो ऑरेंज देगा, और अगर रेड आ रहा है तो इसका मतलब पीएच पेपर से आपने जिस सोल्यूशन को टेस्ट किया है वो हाईली एसिडिक है। ठीक है, सो अगर आपसे कहा जाए ऑरेंजिश येलो यानी कि पीएच रेंज लगभग 4.98 से लेकर के 5, 5.5, 5.2 ऐसे रेंज करेगी। सो बेसिकली वो वीकली एसिडिक सोल्यूशन है। सो इस तरीके से आपको पीएच रेंजेस जो है इंडिकेट करती हैं, या पीएच पेपर जो है वो इंडिकेट करता है कि जो सोल्यूशन है वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक है, राइट। अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूसेज है, इसको बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। हम सब एक नैरो पीएच रेंज के अंदर सरवाइव करते हैं, हम सारे लोग एक नैरो पीएच रेंज के अंदर सरवाइव करते हैं। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो भी एक बहुत नैरो पीएच रेंज के अंदर सरवाइव करते हैं। आप देखते हैं कि तालाब होता है, उसके अंदर छोटी छोटी मछलियां हैं, छोटी प्लांट बॉडीज हैं। सो वहां पर भी अगर एसिड रेन के थ्रू, तो हमें क्या करना चाहिए, पीएच को इस्तेमाल करके हमें क्या करना चाहिए उस पे बात करेंगे हम यहाँ पे, राइट। ये बिल्कुल प्योरली क्लास 10th का एनसीईआरटी का टॉपिक है जिसको हम डील कर रहे हैं। एक सेकेंड, थैंक यू। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो वाटर बॉडीज के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स है, एसिड रेन की वजह से वहां वाटर बॉडीज का जो पीएच है या कुछ रन ऑफ्स हो जाए, उनका पीएच डिस्टर्ब हो जाए। मान लीजिए एसिड रेन की वजह से अगर पीएच जो है 5.5 के आसपास हो जाए तो हम उसे कहेंगे कि एसिडिक हो गया वो वाटर। तो उस केस में क्या करना चाहिए कि वो प्लांट बॉडी या प्लांट्स या एनिमल्स जो उस वाटर बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं वो सर्वाइव कर पाए। पीएच रेंज चेंज होते ही क्या होगा, ह्यूमन लाइफ या एनिमल लाइफ या प्लांट लाइफ सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, पौधे मरने लग जाते हैं, जानवर मरने लग जाते हैं। सो कैसे उसका बैलेंस मेंटेन किया जाए, अगर पीएच जो है वो एसिडिक हो गया है तो उसके अंदर क्या डाला जा सकता है, समथिंग बेसिक। अब समथिंग बेसिक की चॉइस करना, जैसे कि स्लेग लाइम जो कि ज्यादा क्वांटिटी में एक तालाब में डाला जा सकता है, वहां पे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं डालेंगे, ऑब्वियसली यू हैव टू मेक अ चॉइस कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हाईली करोसिव है और बहुत महंगा है, तालाब के अंदर उतना आप नहीं डाल सकते। लेकिन हाँ, सस्ती चीज लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग लाइम, क्विक लाइम, ये आप डाल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे वाटर बॉडीज के अंदर स्लेग लाइम या क्विक लाइम की कुछ क्वांटिटी डाली जा सकती है, जो कि क्या करेगी, विच इज नॉट करोसिव, विच विल बैलेंस द पीएच। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सॉइल पीएच एंड प्लांट्स। सॉइल के अंदर वेरिएबल सॉइल होते हैं, वेरिएबल सॉइल टाइप्स होते हैं, उनका पीएच अलग अलग हो सकता है। सॉइल एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, और सॉइल में ही प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो सॉइल के पीएच पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट वहां पे ग्रो कर सकता है या कौन सा प्लांट वहां ग्रो नहीं कर सकता है। अगर इस पीएच को बैलेंस करना चाहिए, और इनफैक्ट इसकी जानकारी फार्मर्स को भी होनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए उनको, किस तरीके से इसको जानना चाहिए कि सॉइल का पीएच क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना चाहिए। तो सॉइल का एक सैंपल लेके उसको वाटर में डिसॉल्व करके उसके अंदर पीएच पेपर की स्ट्रिप डाली जाए। पीएच पेपर की स्ट्रिप बता देगी कि सॉइल एसिडिक है कि बेसिक है। अगर सॉइल एसिडिक है तो उसके अंदर क्या डाला जाएगा, बेसिक सब्सटेंसेस। अब बेसिक सब्सटेंसेस की चॉइस क्या होगी, ऑब्वियसली नॉट NaOH। क्या हो सकती है, यहाँ पे क्या डाला जा सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेग लाइम, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी डाला जा सकता है, राइट। और अगर सॉइल जो है बेसिक है, सॉइल हाईली बेसिक है या बेसिक है, उसके अंदर क्या डाला जा सकता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मन्योर। व्हाट इज दैट, ऑर्गेनिक मन्योर क्या करेगा, वो एसिडिक होता है और वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर क्या डाला जा सकता है, थोड़ा सा पीट कंटेनिंग सॉइल डाला जा सकता है। पीट याद है आपको, पीट याद है, पीट पढ़ा है ना आपने क्लास 8th में, कोल की वैरायटी, यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल। उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर भी ऑर्गेनिक मन्योर, या ऑर्गेनिक मन्योर तो नहीं, ऑर्गेनिक मैटर काफी क्वांटिटी में होगा, राइट। सो वहां पे एसिडिक होगा वो। सो पीट कंटेनिंग सॉइल कैन बी मिक्स्ड, पीट कंटेनिंग सॉइल कैन बी मिक्स्ड। ऑलराइट, देन इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सब जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जूसेस रिलीज होते हैं। तो जो जूसेस रिलीज होते हैं उनमें से एक जूस बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो है HCl। HCl क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में काम आता है, और क्या काम आता है, और बैक्टीरिया को किल करने में काम आता है, ठीक है। तो अब अगर HCl का सिक्रीशन अनइवन ईटिंग की वजह से या स्पाइसी फूड की वजह से
जो HCl का सेक्रीशन है वो अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो क्या करेगा, स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को इन्फ्लेमेशन कराएगा, एंड उसी की वजह से हम उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं एसिडिटी, राइट, हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी को कॉम्बैट करने के लिए हमें क्या चाहिए, समथिंग बेसिक। नाउ व्हाट इज दैट समथिंग बेसिक कॉल्ड, नाउ दोज सब्सटेंसेस व्हिच कॉम्बैट एसिडिटी आर कॉल्ड एज एंटासिड्स। What are they called as? Antacids. चीटिक एसिड नहीं है ये, एंटासिड, समथिंग विच इज एक्टिंग अगेंस्ट एसिडिटी, एंटासिड। इसके लिए हम सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए आपने घर में सुना होगा इनो का इस्तेमाल, लेकिन हम उसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस की बात करें तो केमिकल सब्सटेंसेस हम क्या एक्चुअली होता है, इसका एक बड़ा कॉमन चीज है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया विच इज नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा क्या यूज करते हैं, इसके अलावा यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों को एज एसिडिटी एंटासिड्स यूज किया जाता है फॉर रेगुलेटिंग एसिडिटी इन स्टमक। नेक्स्ट इज पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके। हम खाना खाते हैं, ब्रश नहीं करते हैं या कर लेते हैं, लेकिन कुछ खाना मुंह में फंसा रह जाता है जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और एसिड प्रोड्यूस होता है माउथ के अंदर, बकल कैविटी में। एसिड जो है दांतों की इनामल कोटिंग से रिएक्शन करता है और फिर हमें ठंडा गर्म लगता है और हमें होती है सेंसिटिविटी। हाँ, आपको कुछ एडवर्टीजमेंट याद आ गया, मैं वहाँ एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कारण वही है क्या, एसिडिटी, दैट इज दांतों की इनामल कोटिंग का डिप्लीट होना, राइट। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, टूथपेस्ट विच इज बेसिक इन नेचर, टूथपेस्ट which is basic in nature, mildly basic, yes, mildly basic in nature, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। जानवर और पेड़ दोनों ही अपने आप को, ये देखिए ये सब नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच है। भगवान बहुत बड़ा केमिस्ट है, उन्होंने सब चीजों का बैलेंस करके भेजा और हम वही चीजें डिस्कवर कर रहे हैं। तो ये सब कुछ नेचुरली अकरिंग है और उसको कैसे बैलेंस करना है। अब आप देखिए एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर केमिकली अद्भुत क्षमताएं अपने आप को बचाने के लिए। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा या किसी के साथ कि मस्कीटो ने एक इंजेक्शन लगाया, मधुमक्खी ने इंजेक्शन लगाया, ठीक है, हम कहते हैं बी स्टिंग हो गया, मस्कीटो बाइट हो गया, राइट। सो इनफैक्ट वॉस्प ऑल्सो, राइट। तो ये सब क्या होता है, ये केमिकल वॉरफेयर, अपने आप को बचाने के लिए जानवर इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। उनको लगता है कोई डेंजर है तो वो जाके स्टिंग कर देते हैं, भले ही हम ऐसा ना कर रहे हो पर वो आके एक स्टिंग कर देते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट इज वी आर टॉकिंग अबाउट। वहां पे जब वो इंजेक्ट करते हैं, आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं आपको फॉर्मिक एसिड का। बी स्टिंग या मस्कीटो बाइट, इन सब के अंदर क्या होता है, या चींटी ने काटा, ठीक है, चींटी ने काटा, तो उनके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। वो फॉर्मिक एसिड आपको जब वो इंजेक्शन लगा देते हैं तो आपको लोकल इचिंग होती है, स्वेलिंग आ जाती है छोटी सी, है ना, और एक इचिंग होती है, खुजली होती है वहां पे। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम उसके ऊपर एक बेसिक सब्सटेंसेस लगा सकते हैं, सोडियम का बाइकार्बोनेट का, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, बेकिंग सोडा का पेस्ट लगा सकते हैं, राइट। और इसी तरह से जो जानवर, जो पेड़ पौधे होते हैं, एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं नेटल, जिसको हिंदी में बिच्छू बूटी बोला जाता है, नेटल, राइट। तो उसके जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर स्पाइन्स होते हैं और उसके अंदर स्पाइन्स के अंदर अगेन क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। नेटल, NETTLE, नेटल लीव्स या फॉर्मिक एसिड। सो नेचर ने प्लांट को अपनी सुरक्षा के लिए भी ये चीज दी है, क्या, अपनी लीव्स के अंदर स्पाइन्स के फॉर्म में। अगर कोई जानवर आए तो उसको वो स्पाइन चुभ जाए, वो कांटे चुभ जाएंगे और उसके अंदर से फॉर्मिक एसिड रिलीज होगा जो कि उनको एक स्टिंग कर देगा। नाउ इसको कॉम्बैट करने के लिए नेचर ने उसके पास ही एक रेमेडी दी है, और नेचर ने इसी के पास एक और पौधा उगता है जिसे हम बोलते हैं डॉग प्लांट, राइट। उस डॉग प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसके अंदर होते हैं बेसिक सब्सटेंसेस। तो डॉग प्लांट की लीव्स को ऐसे मसल के प्रेस करके उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो पेस्ट उसके ऊपर लगाया जा सकता है, राइट। सो ये रेमेडी नेचर ने ही अपने आप प्रोवाइड कर रखी है। सो दिस इज हाउ पीएच बैलेंस कैन बी क्रिएटेड, राइट। नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, सॉल्ट्स पे आ जाते हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स हैविंग कैटायन अदर देन H+ आयन एंड एन आयन अदर देन OH- आयन,
ठीक है। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एनायन भी है और कैटायन भी है। कैटायन H+ आयन नहीं है और एनायन OH- आयन नहीं है। यानी कि मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक सॉल्ट है NaCl, इसमें एक कैटायन है और एक एनायन है। कैटायन अगर H+ आयन होता तो बताओ ये क्या बन जाता? एसिड बन जाता। एनायन अगर OH- आयन होता तो बताओ ये क्या बन जाता? ये बेस बन जाता। तो मेरे पास एक सॉल्ट है और सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कैटायन तो है मगर वो H+ आयन नहीं है और एनायन भी है मगर वो OH आयन नहीं है, राइट। सो एनायन एंड कैटायन दोनों हैं। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कैटायन H+ आयन ना हो और एनायन OH- आयन ना हो वो कहलाता है सॉल्ट। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है सॉल्ट के जो आप पहले भी कर चुके हैं। इस चैप्टर के दौरान आपने ये सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का इस्तेमाल किया है सॉल्ट्स बनाने के लिए। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस गिव सॉल्ट एंड वाटर। इनके कुछ कुछ एग्जांपल्स आप फटाफट लिख लीजिए अपने पास, ठीक है, ताकि आपको वो सारे रिएक्शंस रिकॉल हो जाएं जिनमें आपने इन तरीकों से सॉल्ट बनाए हैं। देन आगे बात करते हैं फैमिलीज ऑफ सॉल्ट की। किसी भी सॉल्ट को आप दो फैमिलीज के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब कौन सी फैमिलीज? कौन सी फैमिली सॉल्ट की? आप अपनी बात करिए। आप आपकी मदर की फैमिली का भी हिस्सा हैं और आपकी फादर की फैमिली का भी हिस्सा है। इसी तरह से एक सॉल्ट एनायन की फैमिली का भी हिस्सा है और कैटायन की फैमिली का भी हिस्सा है। यानी कि क्या मतलब है, क्या बात कही मैंने? आप देखिए NaCl, ये जो सॉल्ट है NaCl, इस सॉल्ट को बनाने के लिए मुझे एसिड कौन सा लगा होगा? HCl, और बेस कौन सा लगा होगा? NaOH। तो ये सोडियम फैमिली का सॉल्ट भी है और क्लोराइड फैमिली का भी सॉल्ट है। यानी कि सोडियम फैमिली की अगर मैं सॉल्ट्स की बात करूं तो उसका भी हिस्सा है सोडियम क्लोराइड, और क्लोराइड फैमिली यानी कि क्लोराइड आयन वाले जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे सॉल्ट्स किसके हैं? क्लोराइड फैमिली की। इसी तरह सोडियम क्लोराइड, ये भी एनायन क्लोराइड की एनायन फैमिली को बिलोंग करता है। सोडियम फैमिली जैसे मैंने कहा, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी अगेन सोडियम क्लोराइड भी सोडियम फैमिली का हिस्सा है, तो सोडियम क्लोराइड। तो अब मैं क्या कह रही हूं आपसे कि सॉल्ट को आप एनायन के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं और कैटायन के हिसाब से, कैटायन की फैमिली के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे देखें तो ये एनायन और कैटायन कहां से आ रहे हैं? किसी भी सॉल्ट के अंदर ये जो एनायन है ये एसिड से आ रहा है और ये जो कैटायन है ये बेस से आ रहा है। तो एनायन और कैटायन कॉमन एसिड पे भी डिपेंड करता है, कॉमन बेस। मतलब अगर आपको कोई एसिड बनाना है, सॉरी कोई सॉल्ट बनाना है जो सल्फेट सॉल्ट है, तो उसके अंदर सल्फेट का सोर्स क्या हो सकता है? कॉमन एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड से आप चाहें तो कैल्शियम सल्फेट बना लीजिए, आप चाहें तो मैग्नीशियम सल्फेट बना लीजिए, आप चाहें तो सोडियम सल्फेट बना लीजिए। सो कॉमन सोर्स हो गया ये सल्फेट आयन का। इसी तरह से बेस की बात करें तो कॉमन बेस अगर मैं NaOH ले रही हूं तो आप इससे सोडियम कार्बोनेट बना लीजिए, आप इससे सोडियम क्लोराइड बना लीजिए, आप इससे सोडियम सल्फेट बना लीजिए, आप इससे कोई भी सॉल्ट बना सकते हैं Na को यूज करके। सो कॉमन बेस एंड कॉमन एसिड्स गो लाइक दिस फॉर सम सॉल्ट्स, ठीक है, सोर्स हो सकते हैं। चलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, पीएच ऑफ सॉल्ट्स की, राइट। पीएच ऑफ सॉल्ट्स, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब किसी सॉल्ट का भी पीएच होगा, हाँ भाई बिल्कुल होगा। अगर वो एसिड और बेस से मिलके बन रहा है तो रिजल्टिंग सोल्यूशन और एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है ये बात। तो अगर एसिड स्ट्रांग है या बेस स्ट्रांग है तो वो अपना इफेक्ट जो है सॉल्ट में दिखाएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो इफेक्ट उसकी हम बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं चलो HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं मान लो NaOH। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। कौन सा? NaCl और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। तो ऐसा सॉल्ट जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बन रहा है, अगर इनकी इक्वल क्वांटिटीज यूज की जाए तो क्या होगा? ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जो पीएच है, जो सॉल्ट है, वो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। सो ऐसे सॉल्ट को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पीएच जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 आएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो है वो ऑलमोस्ट एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। देन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl, वीक बेस यानी कि मान लीजिए, चलिए हम ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये मिलके जो सॉल्ट बनाएंगे वो बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर।
ना हमारे पास जो सॉल्ट बना है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो अपना इफेक्ट छोड़ेगा सॉल्ट के अंदर, राइट। तो ये जो सॉल्ट है इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो जब हम पीएच टेस्ट करेंगे तो पीएच विल ऑब्वियसली बी मोर देन 7, पीएच विल बी लेस देन 7, pH will be less than 7। क्यों? क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड्स का pH 7 से कम होता है, सो pH will be less than 7, राइट। देन नेक्स्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH। अब जो भी चीज स्ट्रॉन्ग है वो अपना इफेक्ट दिखाएगी, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसिटेट, ठीक है। सोडियम एसिटेट, इस सॉल्ट का नाम है सोडियम एसिटेट, कॉमन नेम है, और IUPAC नेम है सोडियम इथेनोएट, राइट। तो ये जो सोडियम एसिटेट सॉल्ट बना, ये सॉल्ट के अंदर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, तो सॉल्ट जो बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, वो सॉल्ट बेसिक सॉल्ट होगा, व्हाई? बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड। सो ऐसे केस में जो pH आएगा, pH will be more than 7, pH will be more than 7, साइन उल्टा लगा दिया है, pH will be more than 7, pH will be more than 7। अब आती है बारी वीक एसिड एंड वीक बेस की। वीक एसिड एसिटिक एसिड, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट CH3COO अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट। अब ये जो सॉल्ट बना है अमोनियम एसिटेट, इसे जब अगर हम पानी में डिसॉल्व करें, ठीक है, तो इस सॉल्ट का अगर हम pH चेक करें अमोनियम एसिटेट, सो ऐसा सॉल्ट जो एक वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है, ऐसा सॉल्ट जो है वो भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा, ठीक है। सो इसका pH जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट से बनने वाले केमिकल्स के बारे में हम बात करेंगे। कॉमन सॉल्ट हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, सी के पास से इवेपोरेशन करवा के, सलाइन वाटर का इवेपोरेशन करा के हम इसे ऑब्टेन करते हैं। सलाइन वाटर का, सॉल्ट वाटर का, सी के वाटर का इवेपोरेशन करा के हम इसे ऑब्टेन करते हैं, तो ऑलमोस्ट हमें फ्री में मिलता है, ऑलमोस्ट बहुत कम कॉस्ट पे मिलता है। चलिए, तो इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब ये कॉमन सॉल्ट मैंने ऐसे क्यों लिखा है, Na+Cl- एंड टू द पावर n क्यों लगाया है, क्रिस्टल लैटिस पे इसके n फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिखना ज्यादा करेक्ट होता है। ऑलराइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो इससे ऑब्टेन होता है। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन वाटर में लेते हैं और उसके हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो एनोड, कैथोड और नियर कैथोड हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उस पर नेगेटिव आयन जाएगा, क्लोराइड आयन, और वो कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन गैस। कैथोड जो कि पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज है खुद, उस पर एक पॉजिटिव आयन जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन आयन, और वहां पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा एज हाइड्रोजन गैस। देन नियर कैथोड हमें प्रोडक्ट मिलेंगे NaOH। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नियर कैथोड क्यों है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन, इनमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, इनमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? क्या सोडियम आयन Na+ आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? नहीं। कौन करेगा? H+। इसीलिए H+ पहले दौड़ के कैथोड पे चला जाता है, सोडियम नहीं जाएगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, वो देना चाहता है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन दे चुका है और बन चुका है सोडियम आयन। सो सोडियम आयन इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रेडिली, सो as compared to H+ ion. So H+ ion rushes to cathode and gets discharged as hydrogen gas. Similarly, यहाँ पे अगर हम बात करें क्लोराइड आयन की और OH- आयन की, तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, इसीलिए सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मिलके नियर कैथोड एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो क्लोरीन पहले डिस्चार्ज हो जाती है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी पहले डिस्चार्ज हो जाता है। सो यहाँ से हमें मिला एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसके अंदर क्लोरीन और
एल्कली दोनों ही हमको मिलते हैं, राइट, क्लोरीन और एल्कली। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, क्लास 10th की एनसीईआरटी से रीड करने हैं इन सब के यूजेस। उनमें से अब यहाँ से जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन लेके जाई जाती है एज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ से जो क्लोरीन ऑब्टेन हो रही है वो दूसरी इंडस्ट्री में जाती है, बाय प्रोडक्ट है, और यहाँ दूसरी इंडस्ट्री में जाती है और बनाया जाता है इससे ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट, आप कह सकते हैं इसे कि इट इज अ बाय प्रोडक्ट, एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड मेड फ्रॉम सोडियम फैमिली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड से बनाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, ड्राई स्लेग्ड लाइम, व्हाट इज दिस? नाउ दिस इज ड्राई स्लेग्ड लाइम। ड्राई स्लेग्ड लाइम के साथ इसका हम रिएक्शन कराते हैं। ड्राई स्लेग्ड लाइम के साथ रिएक्शन कराने पे हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यस, दैट इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम ऐसे लिखते हैं या हम इसको CaOCl2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अक्सर आपको ऐसे लिखा हुआ भी दिखेगा, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है। आपने इसका नाम देखा था कहाँ पे? रिडॉक्स के अंदर आपने इसका नाम देखा था, इसका स्ट्रक्चर पे भी हमने बात करी थी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को आप क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं, या इसका जो एक्चुअल नेम है, केमिकल नेम, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसको जो मैन्युफैक्चर करते हैं, इसकी प्लांट का नाम है हेजनक्लेवर्स प्लांट, ठीक है, इसके प्लांट का नाम है हेजनक्लेवर्स प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो अमोनिया सोडा प्रोसेस से हम इसे बनाते हैं, दैट्स सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वेज प्रोसेस कहते हैं। अमोनिया सोडा प्रोसेस क्या है? वही सोडियम क्लोराइड, क्योंकि आप क्या पढ़े, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम क्लोराइड पढ़े, तो सोडियम क्लोराइड तो एक मेन इंग्रेडिएंट है ही इसका, राइट। इसके बाद अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड, नाम क्या कह रहा है इस प्रोसेस का? अमोनिया सोडा प्रोसेस, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो अमोनिया एंड सोडा, व्हाट इज सोडा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनका रिएक्शन जब होता है तब हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज व्हाट, विच इज फाउंड एज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, विच इज फाउंड एज अ प्रेसिपिटेट। सो यहाँ पे ये एक बेसिक कंपाउंड है, बेसिक सॉल्ट बनता है, राइट। तो आप यहाँ पे ये जो सोडियम कार्बोनेट है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, यहाँ पे क्योंकि ये आयन जो है बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन इज बेसिक इन नेचर, तो ये सॉल्ट जो है वो एक बेसिक सॉल्ट है। नाउ इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो आपको सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। नाउ दिस सोडियम कार्बोनेट इट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, राइट। अब आप इसके यूजेस की बात कर सकते हैं। यहाँ पे यूजेस, सबसे पहला यूज है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या फर्क होता है? बेकिंग सोडा में जब हम माइल्ड एडिबल एसिड मिक्स करते हैं, बेकिंग सोडा में जब माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टार्टारिक एसिड हम मिक्स करते हैं, तब वो एक मिक्सचर बनता है जिसको हम कहते हैं बेकिंग पाउडर, राइट। तो बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड गिव्स क्या? बेकिंग पाउडर। अब ये बेकिंग पाउडर केक्स में, पेस्ट्रीज में, ब्रेड में ऐड किया जाता है। तो जब आप इस बेकिंग पाउडर, इट इज अ मिक्सचर, जब आप इस मिक्सचर को पानी में डाल के खाने की प्रोसेसिंग पानी में ही होती है, ठीक है। सो उसे आप जब वाटर में डाल के उसे हीट करते हैं तब वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और उस रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही वो बैटर जो है वो फ्लफी हो जाता है, केक, ब्रेड एक्सेट्रा वो सब फ्लफी हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में ये बेसिक डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा बेसिक होगा, बेकिंग पाउडर, और इसकी वजह से टेस्ट जो है वो बिटर आएगा किसी भी चीज में। लेकिन अगर बेकिंग पाउडर यूज किया जा रहा है तो उसकी वजह से टेस्ट बिटर नहीं आएगा, हल्का सा सॉल्टी आएगा, ठीक है। देन बेकिंग सोडा इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं? एसिडिटी को कॉम्बैट करते हैं, अभी 2 मिनट पहले भी हमने यही बात करी थी। देन नेक्स्ट इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? आपने अपने घर के आसपास बिल्डिंग्स में, मॉल्स में एक्सेट्रा सब जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे। उसके अंदर यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट्स बेकिंग सोडा, और साथ में क्या यूज किया जाता है? और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। सो जब कोई फायर होती है तो प्लंजर से वो सल्फ्यूरिक एसिड
गिरा के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे डाला जाता है और बहुत सारी CO2 रिलीज होती है। तो जो रिलीज CO2 है वो क्या करती है, फायर को कॉम्बैट करती है। रिलीज CO2 जो होती है वो फायर को क्या करेगी, कॉम्बैट करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ करेगी और फायर जो है वो स्टॉप हो जाएगी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा। प्रोसीजर इसको बनाने का सेम है, वही अमोनिया सोडा प्रोसेस। सिमिलरली जैसे हमने उसको हीट किया, एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हमने जब उसे हीट किया तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनता है जिसे हम सोडा ऐश बोलते हैं, जिसे हम सोडा ऐश बोलते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। सो ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो है जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं, तब मिलता है एक्वस सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट को फिर कराया जाता है क्रिस्टलाइज, तो बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। नाउ दिस इज वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इनके यूजेस की बात करें तो बेसिकली अगर हम इसे वॉशिंग सोडा कह रहे हैं तो ये ऑब्वियसली कपड़े धोने में और डिटर्जेंट्स मैन्युफैक्चर करने में काम आ ही रहा है। इसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने, हार्ड वाटर के अंदर अगर टेम्पररी हार्डनेस है तो उसे रिमूव कर, सॉरी परमानेंट हार्डनेस है तो उसे रिमूव करने के काम आता है, राइट, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। Then manufacture of some important compounds, borax and hypo। हाइपो सुना है आपने, हमने रिडॉक्स में बात करी है हाइपो के बारे में। तो वही हाइपो का मैन्युफैक्चरिंग किससे होती है, सोडियम कार्बोनेट से। Then it is also used in paper, glass and paint industries etc। इनके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। सो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, हमें जो चीज ड्राई दिख रही है क्या वो एक्चुअली ड्राई है कि नहीं। सो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली गई, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ब्लू क्रिस्टल्स डाले, कॉपर सल्फेट के नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि ब्लू इन कलर होते हैं। अब हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट करने पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इन क्रिस्टल्स में से कुछ कलरलेस वेपर्स उठती हैं और यहाँ पे नीचे व्हाइट कलर का एनहाइड्रस पाउडर रह जाता है। व्हाइट कलर का पाउडर ऑब्जर्व करते हैं जो नीचे यहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो ब्लू कलर है वो वापस रिस्टोर हो गया। इससे हमें दो बातें पता चलती हैं, एक कि ये जो रिलीज हुई थी वेपर्स, जो वेपर रिलीज हुई थी वो किसकी थी, वो वाटर की ही वेपर्स थी, ठीक है, वो वाटर की ही वेपर्स थी। और जो क्रिस्टल हमें ड्राई दिख रहा था, एक्चुअली जो हमें बाहर से ड्राई दिख रहा था उसके अंदर कुछ वाटर प्रेजेंट था, भले ही वो हमें दिख नहीं रहा था। और साथ में उसके साथ जो कलर प्रोवाइड किया गया था इस क्रिस्टल को, वो क्रिस्टल का कलर जो था ब्लू कलर, पानी डालने पे वो कलर वापस रिस्टोर हो गया। इसका मतलब वो जो कलर ब्लू दिख रहा था क्रिस्टल्स का, वो भी किसकी वजह से था, वो भी वाटर की वजह से ही कलर था, राइट। सो ये जो वाटर, जो क्रिस्टल एक्चुअली हमको ड्राई दिख रहा है, जो क्रिस्टल एक्चुअली हमको ड्राई दिख रहा है वो ड्राई नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट हैं। इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सो ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो हमें दिखते ड्राई हैं मगर एक्चुअली उनके अंदर वाटर कंटेंट होता है। फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हर कंपाउंड के लिए अलग है। ब्लू विट्रियोल, जैसे आप कॉपर सल्फेट बोलते हैं, कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ग्रीन विट्रियोल जिसे आप फेरस सल्फेट बोलते हैं, राइट, वो FeSO4.7H2O है। व्हाइट विट्रियोल, जिंक सल्फेट 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है। एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है। और ग्लोबर सॉल्ट, हमने अभी कुछ क्लास में एक क्वेश्चन किया था ग्लोबर सॉल्ट के नाम से। सो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, दैट इज 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे, बस बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे, राइट। इसी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज नथिंग एल्स बट वही पीओपी जो आपके घरों में और सब जगह इस्तेमाल होता है, राइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, राइट। अब ये हेमीहाइड्रेट क्या है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल है। जिप्सम एक बड़ा ही हार्ड स्टोन होता है, ये इतना हार्ड स्टोन होता है, इसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। सो ये भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। ये भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। एक कैल्शियम सल्फेट यूनिट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसको जब हम हीट करते हैं, इस जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, कंट्रोल्ड हीटिंग करते हैं, कैसी कंट्रोल्ड हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये जरूरी है।
100 डिग्री सेल्सियस जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, कुछ मतलब फ्रैक्शनल दिख रहा है आपको यहाँ, कैल्शियम सल्फेट मतलब आधा वाटर मॉलिक्यूल, 2 में से आधा वाटर मॉलिक्यूल रह गया और 1.5 निकल गया। अब ये बात आपको पच नहीं रही होगी कि आधा मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये है कि 2 कैल्शियम सल्फेट की यूनिट के साथ 1 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो अगर हम 1 मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो उसके हिस्से में आधा वाटर मॉलिक्यूल लिखने में आएगा। प्रैक्टिकली इट हैज 2 कैल्शियम सल्फेट यूनिट्स कंटेनिंग एसोसिएटेड विद 1 वाटर मॉलिक्यूल। ऑलराइट, सो इसको हम बोलते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज दिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं हेमीहाइड्रेट, विच मीन्स हाफ, हेमीहाइड्रेट, राइट। तो ये कैल्शियम सल्फेट अगर हम 373 पे इसको हीट करते हैं तब जाके ये बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। और अगर आप इसकी हीटिंग जो है बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, टेम्परेचर जो है बढ़ा देंगे, 100 से एक्सीड कर देंगे, तो ये बन जाएगा डेड बर्न्ट प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर। अब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानते किस लिए, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसलिए जानते हैं, क्यों, क्योंकि उससे आप एक सुंदर ऑर्नामेंटल चीजें बनाते हैं, जो कि आपने जिप्सम लिया, उसका हीट किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा मटेरियल जिसमें आप पानी डालेंगे, उसका एक डो बनाएंगे, वो एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल बन जाएगा, उससे आप ऑर्नामेंटल शेप्स देते हैं और उसे आप रख देते हैं सूखने के लिए। तो इस प्रोसीजर में क्या हो रहा है, आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद आपने उसे मनचाहा शेप दिया और फिर उसे वापस सूखने रखा, तो एक्स्ट्रा वाटर उड़ गया और वो वापस से एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो लूज हो जाएगी कब, जो लूज हो जाएगी अगर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट नहीं हुआ, उससे बियॉन्ड चला गया टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे जाने पे यहाँ पे ये कहलाएगा डेड बर्न्ट प्लास्टर। व्हाई, बिकॉज इट इज गोइंग टू लूज ऑल इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया, तो ये बन गया डेड बर्न्ट प्लास्टर, क्योंकि अब ये सेटिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, अब ये उतनी बढ़िया सेटिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ये एक हार्ड मास में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसके लिए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानते हैं। सो दिस इज द वे हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस absorbs water and converts into gypsum which is a hard mass। इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। आप इसके यूजेस एनसीईआरटी से एक बार पढ़िएगा। आई होप आपको ये चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।